हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। शायद बहुत से लोग मुझे पहले से जानते होंगे, बहुत से लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम करिश्मा, करेंटली वर्किंग एज IBPS PO और मैंने बैंकिंग के बहुत सारे एग्जामिनेशंस क्वालिफाई किए हैं, जिसमें से एक है IBPS RRB PO और उसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि आप लोगों के रिजल्ट्स आए हैं। एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन्होंने मेंस क्लियर किया, क्योंकि यार मेंस क्लियर करना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज यू आर नाउ गेटिंग वन स्टेप क्लोजर टू योर फाइनल सिलेक्शन। तो अब आज मैं आपके साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर करूंगी और वो मिथ बर्स्ट करूंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि ये मिथ है सभी के अंदर कि RRB PO के इंटरव्यूज में तो मार्क्स ही नहीं मिलते हैं। लेकिन मैंने खुद यूपी से 90+ मार्क्स स्कोर किए हैं इंटरव्यू में आउट ऑफ 100। तो मैं आपको पूरी उस दिन की कहानी बताऊंगी, कैसे कैसे सारी चीजें शुरू हुई, मुझसे क्या पूछा, और लास्ट में टिप्स भी दूंगी कि आप अपनी इंप्रूवमेंट कहाँ कर सकते हो और क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए जो आपका स्कोर भी मैक्सिमाइज कर देंगी और आपकी पर्सनालिटी डेवलप करेंगी। हर चीज, ड्रेस कोड वगैरह सबके बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके के वीडियो शुरू करते हैं। So let's travel back to that day, 27th of Feb 2021। सेकेंड शिफ्ट में मेरा इंटरव्यू था, लखनऊ के अंदर मेरा इंटरव्यू था, 4th पैनल था। अब उस दिन क्योंकि मैं दिल्ली से ट्रेवल करी थी तो मैं एक दिन पहले ही पहुंच गई थी वहां पर, और फिर मैं सुबह जल्दी निकल गई थी। 10 बजे के करीब मैं निकल गई थी, जबकि 11 बजे की मेरी रिपोर्टिंग थी और 10:15 तक मैं वहां पहुंच गई थी। तो मैं प्रॉपरली ड्रेस्ड होके, अब क्या होता है ना, ड्रेस का गर्ल्स का थोड़ा इशू होता है, क्योंकि लड़कों का क्या है ना कि आपको एक फॉर्मल पता होता है कि आप ऊपर लाइट ब्लू कलर की या फिर व्हाइट कलर की थोड़ी शर्ट पहन लो, लाइट कलर की शर्ट पहनो, नीचे डार्क कलर की पैंट और फॉर्मल शूज डालो, टाई लगाओ, बेल्ट लगाओ, अगर सर्दियां हैं तो ब्लेजर डालो और यू आर गुड टू गो। पर लड़कियों के साथ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि कुर्ता कितना लंबा पहनना है, लेगिंग पहनना है, या और लेगिंग अगर पहनना है तो चूड़ीदार पहनना है, या वहां आपको एंकल लेंथ तक पहनना है, आपको पैंट्स पहनने हैं या फिर आपको ट्राउजर्स पहनने हैं, शर्ट्स पहननी है। तो उनके लिए थोड़ा इशू होता है। तो मेरा भी यही इशू चल रहा था कि क्या पहनूं, फॉर्मल्स पहनूं या फिर मैं ऐसे कुर्ता और लेगिंग्स पहनूं। देन आई वेंट फॉर कुर्ता एंड लेगिंग। शायद मेरे पास पिक्चर होगी, अगर मिलेगी तो मैं आपको इंसर्ट करके दिखा दूंगी कि मैंने क्या पहना था उस टाइम। और उसके बाद वहां पर देखो, पता क्या होता है कि आप ना थोड़ा जल्दी पहुंचो उस इंटरव्यू, क्योंकि जब आप वहां पहुंचते हो ना तो मेरा इंटरव्यू था रिपोर्टिंग टाइम 11 o'clock की, लेकिन फिर भी मैं 10:30 बजे पहुंच गई हूँ और उस टाइम पर रिपोर्टिंग हो रही थी फर्स्ट बैच वालों की, जो फर्स्ट शिफ्ट थी। तो मेरी जो मुझे नंबर मिला है ना जब जाने का, तो वो 12 बजे का था। 12 बजे मैं एंटर हुई हूँ। और मेरी आपको एक सजेशन है कि देखो, मैंने IBPS का भी इंटरव्यू दिया है, RRB का भी दिया है और SBI का भी दिया है। SBI में ना जो वॉलेंटियर होता है उसके पास एक लिस्ट होती है और वो आपको लेकर जाते हैं और आपका नंबर वाइज DV होता है। लेकिन IBPS और RRB में ऐसे नहीं होता, वहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली सर्विस होती है। तो जल्दी पहुंचो, फटाफट से अपना DV वगैरह कराओ और थोड़ा रिलैक्स माइंड हो जाता है। तो आपने क्या क्या करना है मैं आपको बताती हूँ जब आप जाओगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करवाना होता है कि आपका पहले बायोमेट्रिक और आइरिस वगैरह का टेस्ट होता है। तो आप वहां जाओ, फटाफट से आइरिस वगैरह करा लो, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको लेकर जाते हैं वो DV रूम के अंदर। अब DV में आपको क्या क्या चीजें लेकर जानी होती है मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें। सबसे पहली चीज तो, अब आपका जब मेंस का रिजल्ट आ गया तो आपका ना, जिन्होंने भी एप्लीकेशन फॉर्म पहले से डाउनलोड कर रखा है बहुत अच्छी बात है, उसका प्रिंट लेना होता है, क्योंकि लेकिन जिन्होंने नहीं किया है आपको वेबसाइट वो ओपन कर देते हैं, आप वहां से अपना एप्लीकेशन का प्रिंट डाउनलोड कर लेना सारे के सारे। और आपको क्या करना है, अपना एडमिट कार्ड जब आपका आ जाएगा, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, ठीक है। आपको अपने डिग्रीज रखने हैं, जिसने भी डिग्रीज नहीं लिए आप जाके डिग्रीज कलेक्ट कर लो अभी से। प्रोविजनल डिग्री भी लेकर जा सकते हैं अगर आपकी नई ओरिजिनल डिग्री नहीं आई होगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है, या तो आप अपने एम्प्लॉयर से लेते हैं, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने कॉलेज पास आउट किया, तो आप अपने इंस्टीट्यूशन से जाकर ले लेते हैं। और आपको, अगर आप वर्किंग एम्प्लॉय हैं तो आप NOC जरूर लेके जाना। ये मत भूलना, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि वो NOC नहीं लेके जाते और फिर वहां पर बहुत परेशानी होती है। वो हर चीज के बिना आपको अलाउ कर देंगे, लेकिन एक तो आपकी डिग्री, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और NOC वो मस्ट है, वो आपको लेकर ही आना। और वहां पे ना बहुत कोऑपरेटिव लोग होते हैं, अगर आपने कुछ छोड़ दिया, कुछ भूल गए, तो वो अंडरटेकिंग भी ले लेते हैं। तो बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोशिश करो यार कि सारे स्ट्रेस आप मिटाओ। आप हर चीज अपनी फोटोस्टेट करा के लेके जाओ, हर चीज अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट लेकर जाओ। फिर आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर जाना है, उसकी फोटो कॉपीज लेकर जानी है, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना उनको अरेंज करना है आपको अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के हिसाब से। और अगर आपके कोई और सर्टिफिकेट्स हैं, कोई और क्वालिफिकेशंस हैं, तो आप उस चीज की भी सर्टिफिकेट्स लेकर जाओ और उनको सेल्फ टेस्ट कर लो, ठीक है। इतना करो। बाकी और जो चीजें होती हैं वो आपकी, जब आप जाओगे ना तो आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिलेगी कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। वो सब चीजें आप अरेंज कर लेना अच्छे से और पहले ही रख के रखना। और फिर तुरंत अगर आपने अच्छे से अरेंज किए हैं तो आपका विदिन 15-20 मिनट्स आपका DV हो जाता है, और उसके बाद वो आपको लेकर जाते हैं वेटिंग एरिया में। अब ये सबसे खराब एरिया होता है
किसी भी एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि वहां पर ना पूरी इंडियन इकोनॉमी और सारी बैंकिंग और सब कुछ वहां डिस्कस हो रहा होता है। और सच में मेरे जैसा अगर कोई एस्पिरेंट है ना, मैं तो वहां जाके पागल हो गई थी। तो आई वॉज लुकिंग फॉर समवन जो कि ना बहुत ऐसा हो कि यार जो मेरी तरह ना चिल कर रहा हो, क्योंकि वहां पता नहीं क्या क्या डिस्कस हो रहा है। मुझे लग रहा है यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। और वहां पर ये सब करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने एंशियस होते हो। बहुत से लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू फेस कर रहे होंगे, तो मेरा भी वैसा वाला फेस था उस टाइम कि मेरा भी फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस था वो किसी इंटरव्यू का। तो मैं बहुत डर गई थी वहां बैठ के। फिर मैंने सबको सुनना बंद किया, मैंने अपना फोन देखा, अपने घर पे कॉल लगाया और मेरी मम्मी को बताया, मम्मी मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है ऐसे। मम्मा ने मुझसे बात की, काम डाउन हुई मैं थोड़ी, और उसके बाद मैं अलग जाके बैठ गई साइड में। मैंने किसी से बात नहीं की, बस मैं अपने अपने में लगी रही। तो आपको ना उस टाइम इतना पैनिक नहीं लेना है, क्योंकि आपने जितना पढ़ा है उतना सफिशिएंट होगा उस टाइम के लिए। उसके बाद वहां बैठाते हैं, बहुत देर तक हम लोग वेट कर रहे होते हैं। तो आप देखो कि मैंने 12 बजे एंटर किया और अब तक मेरा कोई 2:30 बज रहे थे और मेरा बिल्कुल इंटरव्यू का टाइम भी नहीं आया था। उसके बाद आई थिंक 2:45 कुछ बज रहे थे, तब हमें वो वहां से उठाकर लेकर गए। और उसके बाद फिर अभी तक खत्म नहीं हुआ है सफर। अब आप बैठोगे बाहर इंटरव्यू रूम के जाके, ठीक है। अब आप 3 लोग बैठे हो वहां पर इंटरव्यू रूम के, मोस्टली ऐसा होता है कि 3 लोग बैठे होते हैं। अब वहां पर भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंटरव्यू रूम है, बहुत सारे इंटरव्यूज रूम होंगे और कोई आ रहा होगा, कोई जा रहा होगा। किसी के फेस पे बहुत एक्साइटमेंट होगी अगर वो रूम से निकल रहा है, खुश खुश है। कोई बहुत सैड होकर निकल रहा होगा रूम से, तो वो सब देख के बहुत डर लगता है। उसके बाद वहां आप बैठे हो तो आपसे पहले कोई बंदा जा रहा होगा, ठीक है। तो वहां यही हो रहा होता है, जब बंदा निकल के आता है ना, क्या पूछा क्या पूछा, सब लोग यही कर रहे होते हैं, पर उसको कोई फायदा नहीं होता है। आप और बेकार में एंशियस हो रहे होते हो। सो मेरी बारी आई अब, और मैं अंदर एंटर करने वाली थी। तो मैं पता है क्या कर रही थी, मैं वहां बैठी थी ना, तो मैंने क्या प्रिपेयर किया था कि मेरा था कि यार 11 बजे का मेरा सुबह सुबह का करिश्मा तेरा टाइम है, तो गुड मॉर्निंग बोला है, गुड मॉर्निंग बोलना है। तो वहां बैठ के मैं खुद को याद दिला रही थी, गुड आफ्टरनून बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है। और आप ये ट्रिक कर सकते हो, क्योंकि ना मैंने बहुत लोगों को देखा है ये ब्लंडर करते हुए कि जब वो जाएंगे सीधा गुड मॉर्निंग सर बोल देंगे और बज रहे होंगे शाम के 4। तो वो हमें नहीं करना है। गुड आफ्टरनून मेरे दिमाग में यही चल रहा था, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर। उसके बाद फिर और मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे नॉक नहीं करना है, क्योंकि यार ऑब्वियसली तो एक्सपेक्टिंग यू ना, तो नॉक करने की जरूरत नहीं है। आराम से गेट खोलो, थोड़ा नॉट करो, उनको प्लीजिंग स्माइल दो एंड देन आस्क कि भाई, मतलब इशारों से पूछो कि आ जाऊं, फिर वो आपको एंटर करने को बोले। तो सेम मैंने किया, मैंने हल्का सा डोर ओपन किया, मैंने नॉट किया, देन दे आस्क्ड मी कि आ जाओ। एंड देन दे सेड कि क्योंकि उस टाइम कोरोना था, ठीक है, आपको बताया, तो मास्क लगाए हुए थे सबने। तो उन्होंने बोला कि रिमूव योर मास्क एंड हाउ यू बेटा। उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था, उन्होंने मुझे नहीं बोला बैठ जाओ बैठ जाओ। अब यहाँ पे मैंने समझ लिया उनके गेस्चर से कि अगर वो मुझे ऐसे बोल रहे हैं तो दे आर ट्राइंग टू मेक मी कंफर्टेबल। और उस टाइम उनको ऐसे नहीं कि मैं खड़े खड़े उनको जवाब दूंगी, मैंने उनकी तरफ देखा, सबकी तरफ, मैंने विश किया सबको और मैंने स्माइल किया सबको। एंड देन उनकी आंखों में देखते देखते आई आस्क्ड फॉर परमिशन कि बैठ जाओ। मैंने मुंह से नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला नहीं कि बैठ जाओ, तो मैंने इशारा से पूछा कि बैठ जाओ, उन्होंने ऐसे इशारा किया एंड देन आई सेट डाउन और मैंने खुद को ऐसे अपने हाथ फोल्ड किए रखा। उसके बाद मैंने बोला कि आई एम गुड सर, हाउ आर यू। मैंने उनको दोबारा आस्क बैक कर लिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका इंट्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट चीज होती है ना कि वो लिटरली आपको पावर देते हैं कि अपने बारे में बताओ। अब आप अपने बारे में कुछ भी बता सकते हो, आपके हाथ में कमांड है कि आप क्या चाहते हो कि आपसे पूछे। तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत सॉलिड होना चाहिए, उसमें आपकी सारी चीजें आनी चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि आपको शायद वो इंट्रोडक्शन कंप्लीट ना करने दे, बट एटलीस्ट आपके पास एक पावर होती है जब आपसे पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो मेरे से ये उन्होंने पूछा, मैंने शुरू किया बताना अपने बारे में, मैं कहाँ से हूँ और फिर मैं कैसे कैसे मेरी जर्नी शुरू हुई। और उसके बाद मैंने अपने थोड़े एकेडमिक्स बताने शुरू किए। तो जैसे मैंने अपने एकेडमिक्स बताए, उन्होंने मुझे वहीं स्टॉप कर लिया और बोला कि आपने केमिस्ट्री से पढ़ाई की है। मैंने कहा हाँ जी सर। तो फिर उन्होंने बोला कि अपने सारे सब्जेक्ट्स बताओ अपने। तो फिर मैंने उन्होंने बताना शुरू किया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री था, मैथमेटिक्स था, ये सब। तो फिर उन्होंने मुझे वहीं रोक लिया। उन्होंने बोला कि अच्छा तो फिर आपसे कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो जाए। तो मेरे पैनल में 5 लोग थे टोटल और बहुत बड़ा रूम था। 5 लोग बहुत बड़े रूम में बैठे हुए थे, ऐसे सीधी लाइन में। और 4 सर थे और एक मैम थे। मैम खाली ऑब्जर्व कर रहे थे पूरे इंटरव्यू में और बाकी सर थे, बीच में जीएम सर बैठे थे, जो आई थिंक वो जीएम सर ही थे जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछने, तो उन्होंने मुझसे केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। तो मैंने बोला कि हाँ जी श्योर सर। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा पहला कि उन्होंने मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था कि डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। अब यार ये मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन है और लिटरली मेरे को ये आधा अधूरा आता था, मेरे को पूरा नहीं आता था और मुझे लगा कि मेरा तो इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा, मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मुझे फर्स्ट ही पूरा नहीं आ रहा है। बट फिर भी मैंने स्माइलिंग फेस, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाया था ना, इतने प्यार से वो बातें कर रहे थे, तो मैंने भी बहुत प्यार से पोलाइटली उनको बताया कि एंजाइम्स ये होते हैं। तो उनको लगा शायद मैं हार्मोन्स बता रही हूँ। सो ही गॉट लिटिल सरप्राइज्ड
कि हार्मोन्स? मैंने कहा नो सर एंजाइम्स। कहते और हार्मोन्स? तो मैंने कहा सर आई एम सॉरी, आई डोंट हैव क्लियर आइडिया अबाउट इट, सो आई रीड अबाउट इट। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आपने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ी है तो एस्पिरिन के बारे में बताओ, एस्पिरिन का फंक्शन बताओ। अब ये भी यार मैंने एस्पिरिन पढ़ा तो था बट एग्जैक्टली फंक्शन थोड़ी आता, तो मैंने थोड़ा मतलब इसका भी मैंने इतना अच्छा आंसर नहीं दिया जितना वो शायद एक्सपेक्ट करेंगे, बट मैंने हमेशा एक स्माइल के साथ बहुत प्यार से उनको आंसर किया था। सेकंड क्वेश्चन भी इतना अच्छा नहीं जा रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा रिचार्जेबल एंड नॉन चार्जेबल बैटरीज। अब ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता था। मैंने कहा लो, फर्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा नहीं बताया, सेकंड क्वेश्चन भी नहीं बताया और थर्ड भी ये इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया जो मुझे आता ही नहीं है। तो मैंने जितना मुझे आता था मैंने बताया। तो बोला कि और बताओ और बताओ। अब मुझे आता ही नहीं है तो जो वो मुझसे सुनना चाह रहे हैं वो मैं बता ही नहीं पा रही हूँ। वो इसमें से क्रॉस क्वेश्चन किए ही जा रहे हैं। वो बार बार बोल रहे हैं आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, आप ठीक बता रहे हो बट आप वो नहीं बता रहे ऐसा कुछ। तो वो कुछ स्पेसिफिक सुनना चाहते थे जो मुझे नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि यार ये कैसा इंटरव्यू जा रहा है मेरा। मैं लगातार 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन में अच्छे से नहीं आंसर कर पाई। फिर उन्होंने मुझसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा जो कि था कि रिएक्टेंट साइड हमेशा प्रोडक्ट साइड के इक्वल क्यों होता है। केमिस्ट्री में जिन लोगों के केमिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं है, कि एक रिएक्टेंट होता है जब कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं और एक उसका प्रोडक्ट बनता है। तो उन्होंने कहा कि वो रिएक्टेंट साइड हमेशा प्रोडक्ट साइड के बराबर क्यों होता है। अब यहाँ मेरे पास चांस था खुद को रिडीम करने का। तो मैंने इस वाले आंसर को क्या किया कि मैंने जो हमारा एनवायरनमेंट है ना और जो हमारी सराउंडिंग्स है और जो बेसिक लाइफ है, मैंने उससे इसको कंपेयर कर दिया कि क्यों इक्विलिब्रियम जरूरी है, क्यों हर किसी चीज का इक्विलिब्रियम में होना बहुत जरूरी है। तो इस वाले क्वेश्चंस के आंसर से वो बहुत खुश हो गए और फिर मुझे लगता है कि वो सारे जो कॉम्पनसेशन था ना बाकी तीनों आंसर्स का जो मैंने अच्छे नहीं दिए थे वो वहां कॉम्पनसेट हो गए। तो आपको भी यही करना है कि जो क्वेश्चंस नहीं आते कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना, बोलना है कि सर मैं पढ़ूंगा जाके या मैं पढ़ूंगी जाके, और बाकी जो आपको आता है उसका इतना अच्छा आंसर करो ना कि आपका सारा कॉन्फिडेंस उनको दिख जाए। और कोशिश करो कि अगर कोई ऐसा थियोरेटिकल आंसर है ना जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसको रिलेट करके दो। सो अब तक का जो इंटरव्यू है सारा ये चल रहा है हिंदी में। तो देखो आपको ना ऐसे नहीं सोचना कि हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, जिस भी लैंग्वेज में आपसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं उसी लैंग्वेज में आपको आंसर करना है। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा बताओ जो आप बैंकिंग इंडस्ट्री में आने वाले हो उसका कुछ पढ़कर आए हो। तो मैंने बोला हाँ सर मैं बेसिक पढ़कर आई हूँ, क्योंकि देखो वो मुझे मौका दे रहे हैं तो मैं क्यों छोड़ू। मैंने बोला हाँ बेसिक बैंकिंग मैंने पढ़ी है। तो कहते अच्छा आरबीआई का नाम सुना है? मैंने कहा जी सर। कहते आरबीआई के बारे में बताओ। अब आरबीआई मौका मिला, आरबीआई तो ऐसे टॉपिक जो हर एस्पिरेंट पढ़ के जाता है। तो मैंने बोला आरबीआई मदर एंड फादर है बैंकिंग इंडस्ट्री का। अब यहाँ उन्होंने मुझे रोक लिया। मैंने तो बहुत नॉर्मली आंसर दिया था बट उन्होंने बोला सबको देखते हुए कि अब तक जितने भी लोग आए सबने बोला है कि फादर है, लेकिन पहली लड़की है जिसने कहा है कि मदर भी है। तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब की क्योंकि सब लोग बहुत कैजुअली आपस में बात कर रहे थे वो लोग। तो मैंने बोला कि सर देखिए अगर सिर्फ फादर होगा, ऐसा माना जाता है कि फादर फंड्स लेकर आते हैं लेकिन उसको डायरेक्ट करने का और उसको सही तरह से जो एग्जीक्यूशन है वो मदर करती है। तो अगर मदर एंड फादर दोनों का रोल आरबीआई अदा करेगा तो ज्यादा अच्छे से काम हो पाएगा। तो हंसने लगे सब लोग, बहुत लाइट माहौल था। उसके बाद बोलते अच्छा चलो और बताओ। फिर मैंने मॉनेटरी पॉलिसी का जिक्र किया क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझसे मॉनेटरी पॉलिसी पूछें, ये सब पूछें। फिर उन्होंने बोला अच्छा ये बताओ कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है आरबीआई। अब यहाँ पर मेरे पास ना बहुत सारा कंटेंट था तो मैं ना थोड़ी सी क्या हो गई, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। तो उनको लगा कि शायद मैं नर्वस हो गई हूँ। तो कहते क्या हो गया, नर्वस हो रहे हो? मैंने बोला नहीं सर मैं नर्वस नहीं हो रही, आई एम जस्ट गेटिंग लिटिल कंफ्यूज्ड, प्लीज गिव मी अ फ्यू सेकंड्स। तो कहते हाँ पानी वानी पियो, आराम से रहो। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा से ब्रेक लिया यहाँ पर, मैंने खुद को थोड़ा संभाला, सोचा कि हाँ मुझे क्या बोलना है, एंड देन आई स्टार्टेड। और इस बार जब मैंने स्टार्ट किया तो वो साथ साथ मुझे हेल्प कर रहे थे कि हाँ देखो पैसा कम हो रहा है, मार्केट में पैसा ज्यादा हो रहा है। तो उन्होंने कोरोना से रिलेट करके फिर अब मैंने वो वाला आंसर दिया तो उन्होंने मुझे साथ साथ हेल्प किया और वो आंसर अच्छा गया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर का कुछ पढ़ कर आए। तो मैंने कहा कि सर मेरी मैटरनल साइड दोनों एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। तो या सर। तो फिर कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, ये सच बोलना अगर एग्रीकल्चर पता है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर अच्छे से पता है तो जो मेरे राइट में बैठे हैं वो पूछेंगे और अगर कम आता है तो जो मेरे लेफ्ट में बैठे हैं वो पूछेंगे। अब यार मुझे एग्रीकल्चर इतना नहीं आता है तो मैंने बोला कि लेफ्ट वाले सर को देखते हुए स्माइल करके कि सर आप ही पूछ लीजिए। तो सब हंसने लगे। तो वो सर ना थोड़े से खड़ूस थे, उन्होंने बोला कि मैं भी इतना इजी नहीं पूछने वाला, बट उसने एग्रीकल्चर से उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बोला, उन्होंने मुझसे इंग्लिश में क्वेश्चन किया ये वाला। तो उन्होंने बोला कि आपका जो पूरी पढ़ाई है ये कैसे हेल्प करेगी हमारे बैंकिंग सेक्टर में। अब जो हम रटा एक सवाल होता है हमारे पास एक जवाब रहता है उसका, मैं वही पढ़ कर गई थी कि एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हुई हैं, इतना टाइम काम किया ये वो ये। तो मैंने अपना वही उनको बता दिया आंसर। वो सेटिस्फाइड नहीं थे उस आंसर से। तो वो कहते हैं कि बेसिकली वेस्ट रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं कह सकते, जितना भी मैंने पढ़ाई की है, जो भी एनालिटिकल स्किल्स और जो स्किल्स मैंने डेवलप की हैं वो जरूर मैं इंप्लीमेंट कर पाऊंगी। तो कहते इसका मतलब यही है ना कि हमारे कोई काम नहीं आएगा तुम्हारा पढ़ाई। तो मैंने बोला कि सर एग्जैक्टली तो नहीं काम आएगा, क्योंकि यार हमें ना वहां पर बहस नहीं करनी उनसे, हमें वहां पर लड़ाइयाँ थोड़ी करनी है, हमें उनकी हाँ में हाँ मिलानी। मैंने बोला हाँ सर ऐसे कोई काम नहीं आएगा, लेकिन
डेफिनेटली जो ट्रेनिंग मुझे प्रोवाइड होगी बैंक में वो मेरे काम आएगी, तो मैं सब कुछ सीख लूंगी। तो फिर वो आपस में सर, जीएम सर उनको देखने लगे और फिर सब आपस में हंसने लगे। उसके बाद फिर जीएम सर ने बोला कि अच्छा चलो मैं लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। उन्होंने मुझे ऑलरेडी बता दिया कि ये लास्ट क्वेश्चन है और मैं चाहती थी कि लास्ट क्वेश्चन में मैं अच्छा इंप्रेशन छोड़ के जाऊँ, बट उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा वो था कि आपके रोल मॉडल्स कौन है। अब यहाँ पर इससे पहले मैं शुरू करती हूँ, उन्होंने बोला कि अपने पेरेंट्स को हटा देना, अपने फैमिली को हटा देना, फैमिली से अलग बताओ कोई रोल मॉडल। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और हर एस्पिरेंट इसको प्रिपेयर करके जाएगा, बट पता नहीं मैं क्यों इसको प्रिपेयर नहीं करके गई थी यार। तो मैंने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद फिर मेरे एक टीचर थे जो मुझे केमिस्ट्री में पढ़ाते थे, मैंने उनका नाम लिया। मैंने कहा सर वो मेरे टीचर जो मेरे रोल मॉडल थे, लेकिन मुझे उनके जैसा केमिस्ट्री में नहीं बनना था, जो एज अ ह्यूमन जैसे वो इंसान थे, मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा इंसान बनूं, तो वो मेरे रोल मॉडल है। तो सर ने बोला घुमा फिरा के फिर केमिस्ट्री पे ले आई हमें। अब चल ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू बेटा एंड यू मे लीव नाउ। तो यहाँ पर मेरा इंटरव्यू मुझे पता था कि खत्म हो गया। मैं आराम से उठी, मैंने सबको ग्रीट किया, एक बार देखा सबकी तरफ स्माइलिंग फेसेस से, एंड देन आई टर्न। और एक बार जब आप टर्न हो गए, अब आपने अपनी बैक उनकी साइड दिखा दी है, तो अब आप पीछे नहीं पलट के देखेंगे, आप फटाफट से वहां से निकलेंगे। आराम से मैंने डोर पुल किया और आराम से बंद किया। ऐसे नहीं कि फटाक से मारो और बस कि हमारा काम हो गया हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आराम से डोर बंद किया एंड देन आई वेंट। जब मैं इंटरव्यू से बाहर निकली हूँ, आई हैड अ स्माइल ऑन माय फेस। और जिस टाइम आप निकलते हो ना, आपको उसी टाइम पता चल जाता है कि आपका इंटरव्यू कैसा हुआ है। ये सिर्फ आप जानते हो कि हाँ अंदर क्या हुआ है और कितना अच्छा आपका इंटरव्यू हुआ है या कितना खराब हुआ है, वो आपका फर्स्ट जो आपकी फीलिंग्स होते हैं ना, वो आपको बता देते हैं। सो ये था मेरा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। अब मेरे कुछ टिप्स हैं आपको कि आपको क्या क्या चीजें ज्यादा तैयार करनी चाहिए आपके इंटरव्यू के लिए। बैंकिंग इंटरव्यूज के लिए देखो, आपको बैंकिंग तो पढ़नी है, बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत है, लेकिन बेसिक बैंकिंग, आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएसएल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर, जैसे बहुत लोगों से खसरा खतौनी पूछ रहे थे और सब यही थे जो भी बाहर निकल था, खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होता है, सब लोग ये। तो आपको भी अगर नहीं पता है तो वो एक टर्म्स देख ले, क्योंकि आरआरबी के इंटरव्यूज में ये टर्म बहुत कॉमन है, पूछ लेते हैं। जब आप किसी स्पेसिफिक इंटरव्यू की तैयारी करते हो तो आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ता है। जैसे आरआरबी के केस में आपको पढ़ना पड़ेगा कि कब आरआरबी स्टार्ट हुए, किसने रिकमेंड किया। उसके बाद आरआरबी का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि उनके स्पॉन्सर बैंक्स कौन कौन से हैं जो आपकी स्टेट में आरआरबीज हैं, कितने आरआरबीज हैं आपकी स्टेट में, कितनी ब्रांचेस होंगी, आपका जहां इंटरव्यू है उसके बारे में एटलीस्ट आप पढ़ लें कि उसके स्पॉन्सर बैंक्स क्या हैं, उसके एचओ कहाँ पर है उसका, और स्पॉन्सर बैंक के हेडक्वार्टर्स, एमडी, सीईओ, थोड़ा ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है जो आरआरबी में पूछा जाता है, वो ये कि अगर आप, क्योंकि 90% ज्यादा आरआरबी की ब्रांचेस जो है वो रूरल एरियाज में है, तो उनमें आप सर्वाइव कर पाएंगे अगर आपको बहुत ही रूरल की कोई ब्रांच मिल गई तो ये सारी क्वेश्चंस के लिए आप खुद को प्रिपेयर्ड रखेंगे। उसके बाद आप जब आरआरबीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप नाबार्ड के बारे में पढ़ेंगे, आप प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग पढ़ेंगे, आप एग्रीकल्चर सीजन के बारे में पढ़ेंगे, आप क्रॉप सीजन के बारे में पढ़ेंगे, आप टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, आपके एरिया में कैसा एग्रीकल्चर होता है, किस तरह की सॉइल होती है, वो उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो उन सब चीजों को पढ़ेंगे, और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो सब तो आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर किसान विकास पत्र पढ़ लीजिए, और जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं जो भी गवर्नमेंट की, आप वो पढ़िए। कहाँ से आपको ये सब चीजें मिलेंगी, आप जो करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ रहे हो वहां से आप अपडेटेड रहोगे। साथ साथ बैंकिंग की सारी जो भी प्लेलिस्ट है, अगर आपको बहुत बेसिक पढ़ना है तो अनिल अग्रवाल सर की प्लेलिस्ट है जो बिल्कुल आपको यूट्यूब पे मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से पढ़िए। अगर आपको बहुत डीप में पढ़ना है तो मृणाल पटेल सर की वीडियोस मिलेंगी आपको डीप में पढ़ने के लिए, डिटेल में, जैसे कि एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, बैंकिंग के बारे में पढ़ना है, वहां से पढ़िए। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो सुप्रिया पांडा सर हैं यूट्यूब चैनल पर, उनकी प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा, और कपिल काटपाल सर हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़नी है और इधर ध्यान रखें। और जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो सब आप देखिए, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने हर इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया हुआ है, और बहुत सारी चीजें जो मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई हैं, आप वो सब चीजें देख सकते हो। और आपको ना एक चीज है कि आपको ना यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे ना, पूरे टाइम में स्माइल कर रहे हो, और जो एटिकेट्स हैं बेसिक, जैसे कि डोर आराम से खोलना, उनको ग्रीट करना, एक बार बैठने से पहले नॉड करना, और हमेशा स्माइल करते हुए उनको देखते रहना, और बहुत चिल रहना। अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना कोई बात नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन ऐसा आया आपके पास कि आपको उसका आंसर पता है, वो इतना अच्छा दो कि आपके जो बाकी सारे आंसर है जो आपने नहीं दिए उनसे कॉम्पेंसेशन वहां पर हो जाना चाहिए। और थोड़ा जल्दी पहुंचो, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ ताकि आप हैजल फ्री आपका प्रोसेस पूरा हो जाए, और खुद को प्रिपेयर करके जाओ कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मेरा इंटरव्यू 11 बजे शेड्यूल्ड है पर मेरा इंटरव्यू होगा शाम को 4 बजे, तो उसी तरह से पूरा प्रॉपर अपना जो भी खाना वाना है वो खाओ, ताकि आपके ऐसा ना हो कि हेडेक हो रहा है या भूख लगी है, आपका मन ही नहीं लग रहा है इंटरव्यू में। ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और
अब रोज थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ो, अपने आप को अपडेटेड रखो, करंट अफेयर्स पढ़ो, और जिस दिन भी आपका इंटरव्यू है उस दिन न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, क्योंकि वो लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर और फिर वो लोग पूछ लेते हैं। और उस टाइम ऐसा है कि आप बैंकिंग इंडस्ट्री में आ रहे हो और आपको ऐसी तरह की कोई न्यूज़ है, मान लो इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ है या कोई भी ऐसी न्यूज़ आई जो बैंकिंग से, इकोनॉमी से रिलेटेड है, आपको नहीं पता है, तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। और बस अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो और चाहते हो कि मैं और ऐसी चीज़ें आपको बताऊं, तो आप मेरे चैनल पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो, और बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने शेयर की हुई हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे चैनल का, आप वहां से जाकर मेरी वो वीडियोस देख सकते हो, और कुछ टॉपिक्स जो मैंने सजेस्ट किए हुए हैं और मैं आगे सजेस्ट करते रहूंगी, वो सब भी आप वहां से देख सकते हो। और कोई डाउट्स हैं या आपको और कुछ सजेशंस देने हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हो। एंड बस खुश रहो, ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो। चलो बाय बाय।